नमस्कार एवरीबॉडी। आप मुझे सुन सकते हैं। आई होप हम हमारा लाइव वेबिनार शुरू है। और जैसा आपको पता है लॉकडाउन तो जारी है, मगर अगर आप Z5 देख रहे हैं तो आपको ये पता है कि वेब सीरीज के अलावा Z5 ने हमें काफ़ी फिल्में देखी हैं लॉकडाउन में हमें एंटरटेन करने के लिए। सो डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीजेस है, जैसे धूमकेतु थी, चिंटू का बर्थडे हाल ही में 11, और अब हमारे पास एक आई है फिल्म। तो उसका नाम है परीक्षा। नहीं, हम आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, फिल्म का नाम है परीक्षा, द फाइनल टेस्ट। और आज की जो हमारे कॉन्वर्जेशन है वो है एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द पेंडेमिक। नाउ परीक्षा रिलीज होगी Z5 पे 6 अगस्त को, एंड लंदन फिल्म फेस्टिवल में भी जाएगी, उसका प्रीमियर वहां होगा, और उसका इंटरनेशनल प्रीमियर 23वें शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी होगा। ये एक फिल्म बहुत ही ज़रूरी है, जो इसका जो टॉपिक है वो बहुत रेलेवेंट है एजुकेशन को लेकर। और आज आपको पता है आजकल जैसे चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो एजुकेशन ऑनलाइन हो गई है, जिसकी बहुतों के पास ये ज़रिया है भी नहीं। और यही इस फिल्म के माध्यम से हम इसके बारे में बातचीत करना चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारी जो कंट्री का है, क्या वो सबको दे पाता है एजुकेशन, बिकॉज राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का राइट है। और ये फिल्म है प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड रिटन बाय प्रकाश झा, एंड जिन्होंने एजुकेशन पे ही लेके काफ़ी मुद्दे खड़े किए हैं। और एजुकेशन पॉलिसी भी जो हाल ही में अभी बदली है 2020, उसको उसके भी मद्देनज़र रख के हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं फिल्म की झलकी। और ये फिल्म SP अभ्यनंद से, वो जिनसे इंस्पायर्ड हुई है, जिनकी एक्सपीरियंसेस से इंस्पायर हुई है, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो ये है परीक्षा द फाइनल टेस्ट के बारे में। और मैं फिर से आपको बता दूं, ये 6 अगस्त को Z5 पे प्रीमियर होगी। और जैसे आपको पता है Z5 ने हमें काफ़ी एंटरटेनमेंट दिया है इन 4 महीनों में, जब हम सब लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आपको फिल्में डायरेक्ट टू डिजिटल रिलीज मिली है Z5 के माध्यम से। तो परीक्षा की बात करें, परीक्षा द फाइनल टेस्ट, ये एक बहुत ही रेलेवेंट पिक्चर है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे एक नज़र डालती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन हर बच्चे का अधिकार है, मगर सबको ये मिलता नहीं है। और ये फिल्म का प्रीमियर होगा लंदन फिल्म फेस्टिवल में, मैंने जैसे कहा कुछ देर पहले, और इंटरनेशनल प्रीमियर भी होएगा 23वें इंटरनेशनल शंघाई फिल्म फेस्टिवल पे। और ये फिल्म रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्रकाश झा है। और चलो एक झलकी हम देखते हैं फिल्म के ट्रेलर की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799 तक। मोटो? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। डिफाइन फोर्स? फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है। सालों से इस मोहल्ला का बच्चा लोग को हम ही ले जाते हैं सफाया। So how's your son, बुलबुल? स्कूल मैडम, बुलबुल डेली स्कूल, मगर सरकारी स्कूल ना, सफायर तो है नहीं। स्कूल की पढ़ाई ऊंचे पढ़े लिखे लोगों के बच्चों के लिए है, यहाँ तुम्हारा बेटा सेट नहीं कर पाएगा। एक चांस दे दीजिए मैडम। मैडम ये रिक्शे वाले का बच्चा है, फ्रॉम द स्लम्स। हमारे घर के बच्चे क्या मुंह दिखाएंगे? आधे से ज्यादा तो एडमिशन टेस्ट में खत्म हो गया। अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला। कितना हो गया? सब मिलाकर भी 3000 कम पड़ेगा। इतना हेवी लोन कौन देगा तुमको? सारा रेपुटेशन जीरो। पगलवा सपना देखा है तुम्हारे बाप ने, और मौका खड़ा किया है इतना मुश्किल से तुम्हारे लिए। अब अपना मन दबा के रख और वो करके दिखा जो है तुम्हारे अंदर। बुलबुल कुमार कौन है? रिक्शा चलाते हैं उसके फादर, मगर टॉप करता है बुलबुल अपनी क्लास में। बुलबुल कुमार का एडमिट कार्ड कैंसिल होगा। चाहे भूखे रिक्शा खींचे, लेकिन बुलबुल का पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं हो सकता। बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी। ये परीक्षा मत छीनिए हमसे। वेल, ये
थी बुलबुल की कहानी की एक झलकी परीक्षा में। और जैसे हम सबको पता है, ये फिल्म रिटन, प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड है प्रकाश झा से, और हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं, वेलकम सर, प्रियंका बोस जो बुलबुल की माँ का किरदार निभाती हैं वो हैं हमारे साथ, संजय सूरी जो प्ले करते हैं एसपी अभ्यानंद, जिनकी कहानी से थोड़ी बहुत इंस्पायर है फिल्म, वेलकम सर। आदिल हुसैन जो बुलबुल के पिता बच्ची का रोल करते हैं, और शुभम झा द स्टार ऑफ द मोमेंट जो बुलबुल का किरदार निभाते हैं वो हमारे साथ हैं। एंड अ वार्म वेलकम टू हमारे जो भी लिसनर्स एंड गेस्ट हैं जो ट्यून्ड इन है यूट्यूब एंड फेसबुक पे। प्लीज अपने सवाल भेजिए और हम इन सबसे पूछेंगे, वो आंसर करेंगे। सो प्रकाश सर, मैं आपसे शुरू करूंगी। दिस मूवी थोड़ी, और अभिनंद, एसपी अभिनंद जी भी हैं जिनके एक्सपीरियंसेस से ये फिल्म थोड़ी बहुत इंस्पायर भी हुई है, ज्यादातर मैं कहूंगी। तो मैं पहला सवाल प्रकाश जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये कुछ आपने कहा था कि आप बचपन में जब एक रिक्शा में अपने स्कूल जाते थे तो आप अक्सर सोचते थे क्या ये रिक्शा वाले के बच्चे को भी एजुकेशन मिल रही है क्या नहीं। तो बताइए ये परीक्षा कैसे आप हमारे सामने ला रहे हैं। Pooja, thank you very much for having us. And one little correction, he is not SP Abhayanand ji, he is DGP. ex-DGP ex-DGP, yes. Yes. जिस बात की चर्चा आपने की कि हाँ, मैं बचपन में कुछ दिनों तक वैसे रिक्शा में, और आज भी हमारे बिहार से, झारखंड से, यूपी से, बंगाल से बच्चे ऐसे ही जाते हैं स्कूल में। बाद में जब मैं समझने लगा समाज को, तब उसके बारे में सोचता था, और जो डिस्पैरिटी है, जो हैव्स और हैव नॉट के बीच में डिस्पैरिटी है, और जितना जितना एजुकेशन कमर्शियलाइज हुआ है, जब अच्छा एजुकेशन, अच्छे शिक्षक सिर्फ पैसे वालों को मिल पाते हैं, उन सारी चीजों को समझते हुए हमेशा मन करता था कि कभी कुछ ऐसी बात करनी हो तो किया जाए। आज भी आप देख रही हैं, आपने खुद भी चर्चा की थी कि आज सडनली जब ऑनलाइन एजुकेशन हो गई है, और जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, उनके वो हैंडीकैप्ड हैं बहुत बुरी तरह से, तो ये सारी चीजें तो हमारे समाज में डिस्पैरिटी है। ये अभयानंद जी ने एक छोटी सी कहानी मुझे एक बार ऐसे बातचीत में बताई थी कि जब वो जहानाबाद में पोस्टेड थे और नक्सल्स की रेड में जाते थे, तो नक्सल्स कभी नहीं मिलते थे उनको, लेकिन उनके बच्चे मिल जाते थे गांव में, और उनसे बातचीत करते में उनको उनकी नेटिव इंटेलिजेंस के हिसाब से फिजिक्स और मैथमेटिक्स के वो जवाब देते थे। तो बहुत इंस्पायर्ड हुए, और उन बच्चों को उन्होंने कोच करना शुरू किया, कुछ को बुला के थोड़ी स्पेशल कोचिंग की, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह चले गए। तो वो बात मेरे दिमाग में, जहन में थी कि एक रिक्शे वाले का बच्चा वो किस हद तक जा सकता है, रिक्शा वाला अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, वो थी। और इन सारी बातों को मिला जुला करके ये परीक्षा की कहानी बनी। एंड आदिल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप बच्ची का किरदार प्ले कर रहे हैं जो अपने बेटे की एजुकेशन के लिए किसी भी हद पर जा सकता है, तो आपको जब ये रोल मिला, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी एज अ पेरेंट ऑल्सो, एंड वुड यू गो टू द लेंथ दैट बच्ची वेंट? Well, I grew up in a very small little town called Gwalpara in Assam, and the prime transportation system was rickshaw. You know, few people, maybe 2 or 3 people would have had some two-wheelers or cars. और हमारे पड़ोसी थे, उनके एक घर पे किराए पर रहता था रिक्शा पुला नूर मोहम्मद भाई, और एक बहुत ही खास रिलेशनशिप हम दोनों के बीच में बन गया था, क्योंकि वो मुझे फ्री राइड्स देते थे जब मैं मार्केट में जाता था। एंड आई माई सेल्फ ग्रू अप इन अ वेरी हम्बल हाउस, एंड माई फादर हैड 4 sons older than me. And I only was given 250 rupees per month when I studied in college in away from the city. So it wasn't very difficult for me to sort of identify with the economical, constraints that these people were functioning. तो अभी भी बहुत बहुत vividly याद है मुझे कि जो नूर मोहम्मद भाई के जो कपड़े से जो मतलब पसीने का जो बू आती थी, और Assam being a very humid place,
एंड उनके साथ मैं जाता था, जो जब मैकेनिक शॉप में उनके साथ बैठता था, और आई वाज a curious little kid. I didn't know that I'll end up becoming an end up acting as a profession, as my love, as my art. But there was एक बहुत ही खास किस्म के जुड़ाव हो गया था उनके साथ. तो जब प्रकाश जी ने बताया कि ये रोल है, मैंने कहा तो नूर मोहम्मद भाई. जी जी. So और प्रियंका, आप प्ले कर रही हैं बुलबुल की माँ का रोल, और वो कहीं पर एक वॉइस ऑफ रीजन भी है, मगर वो समझती भी हैं. इनिशियली मैं पिक्चर का प्लॉट नहीं गिव अवे करना चाहूंगी, जब पहले उनके पति को पैसे मिलते हैं, तो आपको कैसे लगा ये, जैसे आप इस बच्चे की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, और अपने कैरेक्टर को आप कैसे समझी? मुझे लगता है राधिका रानी जो है, मतलब कैटलिस्ट है, जो फाउंडेशन होती है कि किसी भी फैमिली की, पेरेंट्स माँ और बाप दोनों का जो एक यूनिट होता है. तो राधिका रानी अपने हिसाब से उसमें फिट होती है, और नर्चरिंग है, केयरिंग है, स्केप्टिक है, क्वेश्चंस पूछती है, बहुत डीप क्वेश्चंस पूछती है, और उनका जो रिलेशनशिप है बहुत स्वीट है, और वो सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली वो तो वैसे मैं देखती हूँ अपने सारे मदर फिगर्स डिफरेंट हैं, पर राधिका रानी को मैं बिल्कुल एक बहुत ही सॉलिड पर इंडियरिंग सा एक जो फाउंडेशन है, वो मैं उसको वैसे देखती हूँ. जी. और हमारे साथ हैं रील एंड रियल अभ्यनंद जी. सो मैं रील वाले अभ्यनंद जी से पहले बात करती हूँ. संजय सूरी, आई मीन, जैसे वो नमस्कार, लवली टू सी यू. जैसे मैं पूछ रही थी इनसे भी, वो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बच्चों को दे रहे हैं, और एक बहुत ही सेंसिटिव पुलिस ऑफिसर हैं जो एक बाप की पेन भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट ही आल्सो हैज टू टेक हिम टू टास्क. So what was it like playing this character, and your understanding as a parent as well? Firstly, good evening to everyone. Wonderful people. Prakash ji, Abhinand ji, आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई. नमस्कार. Namaskar, sir. I'm very fortunate to have tried to play out what you actually did in real life. Thank you so much. You've done a good job. Yes, you've done a good job. Yes. Thank you, sir. Thank you. Respect you a lot for what you've done. And Prakash ji, thank you. Finally, I got to work with you. I'm taking this opportunity to speak because this is the first time I'm speaking. सवाल पे आऊँगा. एक एजुकेशन और नॉलेज को लेकर एक अभी हाल ही में मैंने रिव्यू पढ़ा किसी का, वो एक्टर्स और परफॉर्मेंसेस के बारे में लिखते हैं. So they did mention guest appearance by Sanjay Suri and some other actors. So sometimes certain guests are extremely valid because the seed is somewhere there. So they must understand this is knowledge or education or literacy. What is the difference? So having said that, it was a pleasure to play it. And पूजा जी, मैं एक बात बोलूँगा. प्रकाश जी के साथ काम करने के वक्त उनका कोई भी किरदार निभा रहे हों, वो जिस तरीके से आपको समझाते हैं. उन्होंने मुझे फ़ोन पे नरेशन दी थी, जो अभी उन्होंने जहानाबाद की बात की, यही नरेशन थी कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये काम किया, और वो बिल्कुल मुद्दे की बात, वो सीड बिल्कुल कनेक्ट किया मुझसे. और बाकी उसके बाद soon I was shooting with him. And not that he was panel पर है, but he just inspired me completely. He's a one-man army. He's literally a one-man army. Yes. And वो आपको हालांकि करते नहीं है, लेकिन but अगर कोई एक्टर चाहे तो आपको एक्ट करके भी दिखा सकते हैं, because he is an actor himself. So if I was going wrong somewhere, he held my hand. उन्होंने कहा नहीं, ऐसे इस टोन को पकड़. So it's a big learning,
पेट में थोड़ी टेंशन भी रहती थी, लेकिन वो टेंशन अच्छी है क्योंकि तैयारी के साथ थोड़ी नर्वसनेस जरूरी होती है। आई एग्री। हाँ। अब अभिनंदन जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे आप एक पुलिस ऑफिसर भी हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, जिन्हें फिजिक्स से बहुत लगाव था, ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ ये एजुकेशन, टू एजुकेट दीज किड्स, ये भी परस्यू करूंगा? Before I begin answering your question, एक बात मैं बताऊं, एक करेक्शन है, जहानाबाद is not the district which is being referred to. ये है औरंगाबाद, which is on the borders of Jahanabad. So that is a factual correction. Now coming to your question, मैं ट्रेनिंग से कभी भी एक टीचर नहीं था, बीएससी पास करके सीधा आईपीएस हो गया। लेकिन जब मेरे दोनों बच्चे 1 ईयर का एज डिफरेंस है, उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया क्लास 1-2 से, as a natural responsibility which I had to discharge for my children. तो उसमें एक क्वेश्चन हमने किया था और उसका एक बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर मुझे मिला बच्चों से, तो मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ टीचर इन मी। और मैंने कभी, आई थिंक आई सेड दिस सेंटेंस आल्सो टू प्रकाश झा जी when he was interviewing me for his channel. A teacher is one who never gives the right answer. He keeps asking the right questions. This I learned right when my children were in class 1 and 2. There's an age gap of only 1 year. So that was the point when I thought I must do it, and I did it with my children. When they got into the IIT, वो पहुंच गए, ग्रेजुएट किए IIT से, एंड देन आई थॉट मेरे पास टाइम, वक्त बहुत ज़्यादा है, सीनियर हो चुके थे, सरकार ने कहीं मेन लाइन में नहीं रखा था मुझे, तो मैंने गरीब बच्चों के साथ ही अपना प्रयोग स्टार्ट किया, नॉट विद अ बिग रोड मैप बट ऑल द सेम। और हमारे साथ हैं शुभम, जो बुलबुल का किरदार प्ले करते हैं। शुभम, कंग्रेचुलेशंस, आपके 10th के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आए हैं, और आपने मुझे कहा था कि आप और बुलबुल की कहानी थोड़ी मिलती जुलती है, तो हमें बताएं आपका एक्सपीरियंस क्या था, एंड व्हाट इज योर टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी? वेल, द टेक अवे फ्रॉम दिस मूवी, लाइक ये मूवी जब मैं कर रहा था तो उसमें काफी पर्सपेक्टिव, लाइक देयर वर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, लाइक फ्रॉम अ मदर्स साइड, फ्रॉम अ फादर्स साइड, फ्रॉम एन आउटसाइडर, और खुद एक सन के पर्सपेक्टिव से भी। तो वो सारे पर्सपेक्टिव्स को जब मैंने मूवी करते टाइम सीखा एंड देखा, तो इट हेल्प मी बिकम अ बेटर सन एज वेल। एंड मूवी करते टाइम भी वो सीन्स के थ्रू जब हम जा रहे थे, वी वर सर्फिंग थ्रू द सीन्स, इट वाजंट लाइक हम कहीं पे अटक गए एंड we weren't able to do that part. It was all smoothly because when we used to work together, it didn't feel like work at that time. And this movie also taught me a life lesson, which I had already told earlier also, that it helps us understand we shouldn't judge a person from their origin. I agree. Yeah, so that was one of the biggest parts that it explains. जी, और अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी सवाल भेजे हैं हमें। तो पहला सवाल आया है ऋषभ शर्मा से, जिन्होंने फेसबुक पे हमें लिखा है, प्रकाश एंड आदिल सर, आपको मूवी को बनाते और एक्ट करते में सबसे मुश्किल क्या लगता है? ये किसके लिए है? आपके लिए और आदिल जी के लिए। आदिल हमेशा पहले बोलते हैं। नहीं, मैं पहले नहीं बोलता हूं, आप डायरेक्टर हैं, आप पहले बोलते हैं। ये दोनों खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, ये पता है मुझे। मैं आपको आदिल के कास्टिंग के बारे में एक्चुअली मैं कहीं बात कर रहा, तो मैंने कहा कि एक्चुअली रांची स्टेशन के बाहर मुझे आदिल मिल गए थे, रिक्शा चला रहे थे, तो बाद में मुझे पता चला कि ये एक्टर हैं। तो ऐसे इनकी कास्टिंग हुई थी। जी। नहीं, हम लोग जाते थे बताएं आप। हाँ, आप बताओ, एक्टिंग इजी है क्या, डायरेक्ट करना इजी है? आप मुझे पूछ रहे हो? हाँ जी, आप दोनों के लिए सवाल आया था प्रकाश। मैं डायरेक्ट तो मैं कभी डायरेक्ट करता ही नहीं हूँ, तो आई जस्ट डायरेक्ट,
अपने आप को कभी कभी डायरेक्ट कर लेता हूँ कि इस तरफ देखो उस तरफ देखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ. Acting is something that I love, and it comes naturally, most probably, to me. And I feel that I will keep acting till I die, and yeah. So yeah, that's all I have to say. बोल दो ना कि डायरेक्शन ज्यादा कठिन है, बोलने में क्या तकलीफ हो रही है? हाँ, ये okay. Since Prakash is extracting my answer as a director, he would. I mean, that's the job of a director, to extract acting and all these things. तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन एक इतना रिस्पॉन्सिबल जॉब है, मतलब एक भूमिका है डायरेक्टर का, जो मेरे बस की बात ही नहीं है. मतलब I think it's beyond me. It's totally so many things. It's hundreds of things. Who sees the macro? I am busy with my micro existence in a film, and that's the reason. Also, the fact that I keep crediting my failures and my success in a role to the director. I take it very little. I take 30% of it. 70% I give it to the director. खराब भी हुआ है तो डायरेक्टर का प्रॉब्लम है, अच्छा भी हुआ है तो डायरेक्टर के पास वो श्रेय जाना जो फीस मिलती है उसमें भी यही कर दो तो अच्छा रहेगा. नहीं, फीस का तो सर 24 दिन 25 दिन तो हम भी बिताते हैं, आप भी बिताते हैं. और यहाँ आप सबके लिए सवाल बात की बात है. और अब सवाल आया है आप सबके लिए, जो करंट एजुकेशन सिनेरियो है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली सबको हमको इक्विप करना है, पर आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, बहुत बच्चों के पास आईपैड नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है. मुझे भी पता है, मेरे एक जो मालिश वाली यहाँ पर गांव में रहते हैं, वो अपनी बेटी के लिए 7,000 का फोन खरीद के लाई है, बिकॉज ऑनलाइन हो रहा है. उनके घर में वाईफाई नहीं है, मोबाइल डेटा यूज करना पड़ता है. तो यही एक सवाल आ रहा है कि बहुत बच्चों के पास आईपैड नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, वो ऑनलाइन एजुकेशन कैसे शिफ्ट करें? एंड डू यू थिंक देयर इज अ नीड टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम, एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू? वेल, यही डिस्पैरिटी जो है कि किसके पास वो अच्छा एजुकेशन पाने की या उसका इस्तेमाल करने की सामर्थ्य है और किसके पास नहीं है. जिसके पास सामर्थ्य है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया है कि जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, हर जगह वो समान अच्छे इंस्टीट्यूशंस पैदा करेंगे, टीचर्स ट्रेनिंग पे काफी जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अच्छे टीचर्स खड़े करने के लिए काफी उसमें कोर्सेज बनाए हैं और बीएड के 4 साल के कोर्स किए हैं और कई एक ऐसी चीजें हैं जो नए पॉलिसी में अच्छी बातें हैं. लेकिन उसको जमीन पे उतारा कैसे जाएगा? उस आदमी को, उस गरीब बच्चे को वो टेलीफोन या वो वाईफाई या वो इंटरनेट पहुंचाया कैसे जाएगा? उसकी व्यवस्था अगर हो जाए, क्योंकि एजुकेशन इतना बढ़िया अस्त्र है समाज को समान मौका देने का, अपॉर्चुनिटी देने का, कि ये होना ही चाहिए जिससे कि एक गरीब बच्चा, एक गरीब आदमी जिसके पास की साधन नहीं है, वो अच्छे से अच्छा एजुकेशन अपने बच्चे को दे सके. उसकी व्यवस्था होनी चाहिए. अगर नई एजुकेशन पॉलिसी ऐसा कर पाती है या हमारे समाज में सिस्टम ऐसा बनता है तो वो अच्छी बात होगी. प्रियंका, आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, डेफिनेटली जो कह रहे हैं यही मुझे समझना था कि ये जो फंड्स की एलोकेशन है बिटवीन द प्रिविलेज अंडर प्रिविलेज, बिकॉज़ मैं देखती हूँ कि मेरे पास एक्सेस है फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. इट्स वेरी इम्पेरेटिव कि मेरी बेटी पढ़ाई करे थ्रू द थिंग. एंड so this new educational policy, I just want to understand it a little better about how is it bridging the gap, because for me I feel it's absolutely necessary right now to relook at everything, rehash it, let the kids guide us with what the new world order is. So ये मुझे समझना है थोड़ा सा. एंड संजय, आदिल एंड अभिनंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे?
आपको ये करंट सिनेरियो कैसे लग रहा है? बिकॉज इट्स अ ब्रेक अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल फॉर्म, बट एवरीबॉडी डज नॉट हैव एक्सेस टू दीज गैजेट्स, नॉर डू दे हैव वाईफाई एंड ब्रॉडबैंड. मुझे अभियानंद जी आप पहले बोल लीजिए फिर. हाँ, मेरी जहाँ तक समझ है, इस फिल्म ने जिस क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चंस रेज किए हैं और उनकी स्थिति को समझाने की कोशिश की है, उसमें यस टेक्नोलॉजिकल डिफिशियंसीज है उस ग्रुप में, बट इन माय ओपिनियन द बिगर डिफिशियंसी इज टीचर्स. है ही नहीं, लिटरली नहीं है टीचर्स. उसके कई कारण हो सकते हैं, बट हैविंग वर्क with this group of children for almost about 20 years, I can tell you very frankly, there are no teachers for them. तो इसको कैसे supplement किया जाए? I keep using this word out of box solutions होंगे इसके. जिस मेथड को हमने अपनाया था वो भी एक out of box solution है. People like me who are not teachers and who take to teaching, ये एक आउट ऑफ बॉक्स कॉन्सेप्ट है और पीपल कैन डू वेल. यू डोंट नीड टू बी बीएड ट्रेन्ड टू बी अ टीचर. हमने इसको भी प्रैक्टिस किया है मगध सुपर 30 में, जहाँ सीनियर्स जो हैं, बच्चे पास आउट करके आईआईटी चलेगा और दे कम बैक और मोबाइल पर वो पढ़ा रहे हैं अपने जूनियर्स को वहाँ पे. तो दिस इज आउट ऑफ बॉक्स एंड द नेक्स्ट बैच उनके पास टीचर्स नहीं है एंड येट दे आर गेटिंग इनटू आईआईटी. आप विश्वास नहीं करेंगे, उनको मैथ्स फिजिक्स के टीचर्स मिले ही नहीं. पूरे 2 साल में 5 बार मिले हैं और फिर भी आईआईटी उन्होंने क्रैक किया है. So these are out of box solutions which I did try and create. But कोरोना में एक थोड़ी समस्या आई है, इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत हो रही है. टेक्नोलॉजी कैन बी हैड, but where do you get your tools? Sanjay. I think very wide subject, and I think यहाँ वक्त कम हो जाएगा. But just picking up from what Prakash ji said, one is level playing field. Just give me a second, Sanjay. There is a problem with the audio. Somebody's mic is on and it's not being. I'm not being able to hear clearly. I think the person who is talking, let only that person's mic be on. And yeah, there is some some sound, ambient sound maybe. So basically, Pooja ji, level playing field. अभयानंद जी ने कहा ह्यूमन रिसोर्स, टीचर्स की कमी, एजुकेशन पॉलिसी. जस्ट मैंने थोड़ी ऊपर से ही पढ़ी हाईलाइटेड पॉइंट्स. ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट. अब मेरे 2 लड़के हैं, वो ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहे हैं, सुविधा है, इंटरनेट है, फ़ोन है, लैपटॉप है, लेकिन एक डिस्कनेक्ट भी है. मुझे लगता है ये 4 महीने जो है या और कुछ महीने होंगे, ये पूरी आपकी 16 साल या 18-20 साल की लाइफ में 5-6 महीने मॉडल नहीं बन सकते या वो पूरे एजुकेशन सिस्टम का. सो जो मेन इशू है लेवल प्लेइंग फील्ड, जहाँ पर एजुकेशन आप एक्सेस कर सकें एजुकेशन, और बहुत चीज़ें अनलर्न करनी है. हमारी एजुकेशन ज़्यादातर मेमोरी टेस्ट करती है. अभी ये बहुत अच्छा वक्त था लाइफ लेसन्स सीखने का एक्चुअली. सो मेरा ये मानना है, कोई भी नेचर नेवर गोज टू अ फिजिक्स क्लास टू लर्न. अभी बारिश पड़ रही है, रेन ड्रॉप डिड नॉट हैव टू गो टू अ फिजिक्स क्लास टू लर्न हाउ इट हैपेंस. बट आई थिंक दैट होल शिफ्ट is another kind of a shift. But I think right now homeschooling, community schooling under the same syllabus or something, उसको recognize किया जाए. Because अगर suppose आप किसी छोटे से जिले में हैं, गांव में हैं, या कोई educated आदमी सिखाना चाहता है बच्चों को, उसको recognize नहीं किया जा सकता. अभी भी बहुत पेरेंट्स हमारे भी स्कूल में जहाँ पर मेरे बच्चे जाते हैं, we were opting कि भाई आप फीस पूरी ले रहे हो, आपकी लेबोरेटरी की सुविधा नहीं है, प्लेग्राउंड की सुविधा नहीं है, सोशल इंटरेक्शन की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम पैसे दे रहे थे, वो सब तो कुछ है नहीं, लेकिन तब भी आप 100% चार्ज कर रहे हैं.
वो एक डिफरेंट मुद्दा है. बट द थिंग इज इस पे सोचना जरूरी है. जैसे इन्होंने कैप लगाया, ये और 5-6 महीने चलेगा, so parents will withdraw from schools and they're happy to teach at home, लेकिन वो recognize नहीं करता कोई बोर्ड. आप क्यों नहीं जाके, आप ठीक है एग्जाम दीजिए, एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन स्कूलिंग ये छोटे लेवल से अगर हो, सो ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है पूजा जी. सो इट इज, इसमें लॉबी भी है, इसमें पॉलिटिशियंस भी घुसे हुए हैं. इट्स अ बिजनेस. सो ये इतना आसान नहीं है, बट एजुकेशन पॉलिसी के काफी हद तक आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज. जी. शुभम सर पूछते, जो स्टूडेंट है, शुभम, हाउ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है विद ऑनलाइन? यू हैव एन एक्सेस टू अ मोबाइल, मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स मे नॉट हैव दैट एक्सेस, और कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए? ऑनलाइन एजुकेशन एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से पहली बात इज नॉट दैट गुड. इवन इफ यू आर एबल टू कनेक्ट to a class and you are able to get online education, it isn't effective at all. It's like I am connected to you, लेकिन मैंने आपको म्यूट कर दिया होगा, आपका वीडियो ऑफ कर दिया होगा, and I am using my phone somewhere else. It's like पेरेंट्स के लिए वो एक अटेंडेंस मार्क है कि आज उसने ऑनलाइन किया कि नहीं, बस. बट जो उसमें से नॉलेज आ रही है वो स्टूडेंट्स ग्रास्प नहीं कर पा रहे, वो अफेक्टिव ही नहीं है. मेरे खुद के कई दोस्त हैं जो ऑनलाइन ऐसे, उनका अभी कोई मतलब ऐसा 11th का चालू हो चुका है, तो किसी ने इंजीनियरिंग की तैयारी करनी चालू कर दी अभी से, तो दे आर लाइक, वो लोग ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं एंड म्यूट करके दे आर यूजिंग देयर मोबाइल और दे आर ऑन लैपटॉप और दे आर गेमिंग और दे आर जस्ट ऑफ टू समवेयर एल्स. तो फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव इट इजंट इफेक्टिव एट ऑल. Well said, शुभम. एंड आल्सो हमने रिसेंटली हाल ही में देखा था जहाँ कुछ बच्चे ट्रोल कर रहे थे अपने बेचारे टीचर को. दैट वाज हार्ट ब्रेकिंग. सो वही है, स्क्रीन टाइम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड वन डजंट नो हो क्या रहा है. आदिल, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू फ्रॉम नमिता फ्रॉम पंजाब केसरी. शी सेज, डू यू सी एनी शॉर्टकमिंग्स इन द करंट एजुकेशन सिस्टम with effect to the regarding providing education in the rural sector? I had, can you hear me? Yes. Yeah. I've been a big fan of education myself, because my entire family is a teacher's family, you know. Ji. And unfortunately, I have ended up reading Sri Aurobindo's education policy. Ji. And after reading that, I feel that our education in India, which was a leftover version of British education policy, which is completely destroying the pool of talented people we had been, unknowingly sort of killing their talent before it is being allowed to flourish. And the system that we had before the Britishers were a Gurukul system. If I'm interested to become a potter, or if I'm interested to become a mathematician, or if I'm interested to become a person who loves herbs or herbalism, or a carpenter, but we have made it into a sort of a standardized system that it looks like a factory, and you go into the factory and you are taught all the subjects. Like I was not interested in mathematics at all. Why do I have to learn mathematics and feel as if I am the most inadequate person in the world? And I have suffered from that, till class 10, and I think that is very unfair to the person, because I looked down at myself. I had to work hard to come out of that trauma of mathematics. Some people may be very interested in mathematics. I just needed to know addition, subtraction, division at the most, multiplication and decimal at the most. That is to run my, to go about with my daily life, So Sri Aurobindo's policy, I would really urge that our government now, they should consult Sri Aurobindo's education policy and actually can lead the country to become the future of the world, or with wisdom and knowledge, if we follow that system, that allow each and every kid to find and detect what they're really interested in, and don't shove your subjects through their throat, which they are not interested in. And now, in this particular time, what I'm
seeing, this classrooms are already like bad theater. You know, you go to see a theater in a sense, live play, and you're watching a bad play, and that play is recorded in a video camera, and then you're showing it at home. It's even worse. So people, the students are already attending bad, you know, this kind of one teacher, 20 students or 30 students are giving lecture on a subject, and then now it is without the physical presence of a teacher is terrible. My son is completely refusing to attend those classes, and I totally empathize with him, because I know I asked him, which of the subjects would you like to study? He says, I would like to study mythology. He's 10 years old. Mythology, archaeology, and English, and other subjects, you know, other music and theater and all that. So I think we need a radical shift in our education system. Radical. We should dismantle this British system, which was meant to create laborers for them to run the country then. We don't need it now. We really don't need it. और प्रकाश जी, आपके लिए बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा है कि because of lack of economical help, lot of children in villages are not able to showcase their talent. What is one advice you would like to give for every bulbul who's watching this right now? Well, given the constraint that they are living in, I don't know how to create the infrastructure, but one lesson that I will always give, and you know, it's for the parents as well and for bulbul, never give up. Yeah, exactly. And जैसे इस फिल्म की भी एक वो जैसे कहा है इस पिक्चर में that it's a continuous fight between one's talent and dreams. How do you maintain that balance in patriarchy? And this is for all of you. Priyanka, we can start with the lady. Can't hear you, Priyanka. You'll have to unmute. Yeah. Could you just repeat the question? There was a network issue. See, there's a continuous fight between one's talent and dreams. So how do you maintain that balance in patriarchy? For me, I don't think it's just patriarchy. It's a lot of it. It's a complex politics, you know, between talent, skill, and what's happening. So I feel it's a combination of things, and sometimes when I see patriarchy, or sometimes when I see some debates, and when it comes to mental health issues and stuff, I just feel like people haven't grown out of their own schools, debates and stuff like that. So because I'm only observing and I'm only learning right now for myself, so that I can evolve, and so a lot. I mean, once you're talented and you're already gifted, and like Mr. Jha said, you don't give up. You don't give up on yourself. I mean, this is one life, and if you're pro-life, then this is what you have to do. It's sometimes you have to curate it for yourself, but you have to go after what you want. It's absolutely imperative. Sanjay, Adil, आप कुछ कहना चाहेंगे? I think क्वेश्चन अपने आप में ही आंसर भी देता है, जो प्रकाश जी ने कहा, नेवर गिव अप. जो चल पड़ा वो पहुंच गया. अगर आप चले ही नहीं तो आप पहुंचेंगे नहीं. एक मैं छोटा सा आपको एक आदमी था, वो स्विमिंग सीखना चाहता था, एक बच्चा. तो उसके प्रोफेसर ने कहा, भाई पानी में कूदो तभी स्विमिंग सीख सकते हैं आप. कहते नहीं, आप इसके बारे में कोई किताबें नहीं है जो मैं पढ़ लूं और सीख लूं. जब तक आप पानी में घुसेंगे नहीं, अपने को गीला नहीं करेंगे, आप तैरना नहीं सीख सकते. तो अगर आपका सपना है कि आप अच्छे स्विमर बनेंगे, तो आपको छलांग मारनी ही पड़ेगी. हाँ, अब अगर आप एक पूरा दलदल है, वहाँ वर्लपूल आ रहा है, या टाइड खराब है, पानी के करंट खराब है, वो आपकी सद्बुद्धि है, आपका विजडम है कि आप उसमें छलांग मारेंगे कि नहीं मारेंगे. तो मेहनत करनी है. टैलेंट आपको उस मेहनत में सपोर्ट करता है, और ये टैलेंट एजुकेशन का एजुकेशन इज सपोज टू रिकग्नाइज दैट टैलेंट, एक एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं हम. वो अगर मैं आपको सच बताता, मेरी जब तक ग्रेजुएशन हो रही थी, हमें पता ही नहीं था करना क्या है. किसी एक चीज में, मतलब कोई तब इंजीनियर, डॉक्टर, कहीं ज्यादा MBA आ रहा था बड़ा, तो ये चलो MBA कर लेते हैं, अच्छी डिग्री है, क्योंकि घुसना आसान है,
तो निकल ही जाएंगे। उसके लिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लो। इट यूज्ड टू बी लाइक तो ये पता ही नहीं था। और मैं आपको बताऊं 95% लोग जो वो पढ़ते हैं वो करते नहीं जिंदगी में। आई एग्री। मैं हिस्ट्री ऑनर्स के बाद ये कर रही हूँ आफ्टर टॉपिंग द यूनिवर्सिटी। हिस्ट्री में तो आई स्ट्रगल सो मच, इट्स अमेजिंग। अभी आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्किंग। आपने प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली हो, आप मोस्टली अपने टैलेंट या अपनी अपॉर्चुनिटीज को ही देखकर आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो आदिल कह रहे थे, जो आपको इंटरेस्ट पता चल जाता है यंग एज से ही, और उस इंटरेस्ट को बढ़ावा दिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए, उस टैलेंट को रिकग्नाइज किया जाए, तो वो एक जरूरी काम है। और उसमें बेशक आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने देखिए 10 साल पहले हमें नहीं पता था यूट्यूबर भी कोई चीज होती है। जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स नाउ। और अभी 5 साल की टेक्नोलॉजी तैयार है, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगी हमारे सामने। तो वो हमें पता ही नहीं है कि ऐसे प्रोफेशंस एग्जिस्ट भी करेंगे जी। तो अब मुझे हरप्पन सिविलाइजेशन इज इंटरेस्टिंग, आई विल रीड इट इफ आई एम इंटरेस्टेड इन दैट। हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बट मे बी आई एम इंटरेस्टेड इन कोडिंग। आपके बिल गेट्स हो, मार्क जुकरबर्ग हो, वो कोडर्स थे, कोडर्स से वो क्या बने। सो अगर आपकी 10 साल का बच्चा है, उसको टेक्नोलॉजी वायर्ड है, कोई बात नहीं, उसको आप उस डायरेक्शन में दीजिए। उसको बैलेंस करने के लिए नेचर को साथ रखिए, बिकॉज नेचर सबसे बेस्ट एजुकेशन देता है। आई सो एग्री विद दैट। अभिनंद जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी ने ये सवाल भी किया है, क्या आपके बच्चों पे IIT जाने का प्रेशर था? और मैं अपना खुद का एक एग्जांपल दे सकती हूँ। मैं UPSC का दिया था प्रीलिम्स, आई डिडंट मेक इट एंड इट ऑलवेज वाज लाइक आई जज्ड माय सेल्फ फॉर इट दैट आई वाज नॉट केपेबल इनफ। तो आपसे किसी ने ये पूछा है कि आपके बच्चों पर क्या प्रेशर था IIT का, और वाज दैट द पाथ दे चोज? सर आपको अनम्यूट करना। हाँ जी। If it is a confession, then it is yes. घर के अंदर वो डायरेक्टली मैंने ये कहता था कि आप IIT जाइए ही, but when they were in class 1 and 2, I could sense the mathematical talent in them, which meant a lot to me. और फिर उनको मैथ्स हमने अपने से पढ़ाया है right up to class 10. तो बराबर IIT की बात मैं किया करता था घर में, and both of them had got the cue that the parents want us to get into IIT. In fact, there is a small bit of a story. When my daughter, she is senior, वो जा रही थी 10th के बाद 12th में 11th में एडमिशन लेने के लिए. My wife is a doctor. She on the way she said, बेटा बायो भी ले लेना. She said, Mummy, bio is not a small subject. I either take maths or I take bio. I can't take both. And she obviously took maths and graduated finally from IIT. So as a confession, yes. But I strongly feel that no, it should not be pressed upon them. They should not be pushed into it. I tried it because I knew that both of them had the talent in mathematics. They could understand and visualize mathematics. और अब एक सवाल आया है प्रकाश जी एंड शुभम के लिए कि आप दोनों क्या रिलेटेड हैं और आप दोनों के क्या थॉट्स हैं रिलीज पे परीक्षा की, जो सिल्वर स्क्रीन से is now in the digital space, accessible to 190 countries, just a click away. So for a 16 and a 60-year-old, there is enough in this film. तो पहले बता दीजिए आप दोनों का रिश्ता क्या है, ये पूछना चाहते हैं. How do I say, like professional रिश्ता है कुछ नहीं, just because हमारे last name same है, because obviously there are jhas and that, and OTT platform पे ये जो मूवी रिलीज हुई है तो इसके काफी बेनिफिट्स भी है, जैसे कि लाइक एवरीवन इन दिस पैंडेमिक कैन वॉच दिस मूवी, एंड जैसे कि हर कोई घर पे रहता है, एवरीवन कैन,
and अगर कुछ काम नहीं था तो they are just sitting idle. Theaters to and all, so it's more easy, but it's much better. जी हाँ जी प्रकाश जी, थोड़े आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है शुभम के यहाँ से. प्रकाश जी आप बताइए कि डिजिटल रिलीज इंस्टेड ऑफ अ थिएट्रिकल रिलीज, which is a boon also in many ways, because directors do know ज़्यादा थिएटर में जाओ तो स्क्रीन स्पेस का इशू होता है, शो टाइमिंग्स का इशू होता है. आप easily accessible to everyone. Yes, that is one big advantage, that your film is available to everyone, you know, whenever they want it, it is there on the platform. But फिल्में हम बनाते हैं सिनेमा के लिए, और सिनेमा का जो मजा है, सिनेमा के हिसाब से जो विजुअल लिए गए हैं, जो कहानी कहने का तरीका है, जो टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, और सिनेमा हॉल के अंदर में एक कैप्टिव ऑडियंस बैठती है जो मेरी बात सुनने को तैयार हो के आई हुई है, उसका जो एक अंदाज है वो अलग होता है, और उसकी वो चीज कभी ओटीटी में आपको नहीं मिलेगी. ओटीटी में हम देखते देखते कोई बीच में जरूरी काम आ गया तो पॉज करके वो जरूरी काम करके फिर वापस आके देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं. लेकिन अब इस हालात में हम लोग भी देख रहे हैं कि मतलब वी आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग एज टू हाउ our films will be responded on this platform, how the audience will kind of like, you know, react to this, and we will probably adjust, you know, as per their reactions, and we will redesign, and we will probably make amends, whatever. But ये अब सत्य है कि ये एक important माध्यम हो गया है और available है फीचर फिल्मों के रिलीज के लिए. इसकी इकोनॉमिक्स भी वर्कआउट करनी पड़ेगी. I think it's very early stage. We are still, both the OTT platforms and the filmmakers, we are all getting to learn about it, you know, because you know the moment the film, the medium contracts in terms of size, like, you know, when you see a film on a phone, तो कितना लॉन्ग शॉट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने वाइड हम जा सकते हैं, कितने क्या जा सकते हैं, वो सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी अब, अगर हम सिर्फ OTT को ध्यान में रख के फिल्म बनाएंगे. जब हम फिल्म बनाते हैं तो मेरे पास एक्सपेंस है, वास्टनेस है, हमारे पास बड़े विजुअल्स हैं, और हम ठहर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उस फ्रेम के अंदर में जो हमारा ध्यान खींच सकते हैं. Whether that will be possible on OTT or not, we all have to see that. So I think this again, as I said, this is a very early time for me to be talking about it. I will also be watching and seeing and see how people react to my film once it releases, and you know, learn from it. और आदिल, आपके लिए सवाल आया है कि क्या प्रकाश झा जी ने आपको किसी का रेफरेंस दिया था बच्ची के रोल के लिए, एंड अदर देन अपना किरदार, आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन है फिल्म में? जहां तक मुझे याद है, we shot this 2 years ago, I guess. मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि स्पेसिफिक किसी आदमी का, किसी किरदार का, किसी व्यक्ति का रेफरेंस दिया था कि नहीं, लेकिन हम दोनों काफी दिन जा करके रांची रेलवे स्टेशन में हम देखते थे, और उनके जेस्चर, पोस्चर्स वगैरह वगैरह जो अक्सर नॉर्मल होता है अगर आप कुछ कोई भी रोल को ढूंढ रहे थे हम लोग. हाँ, बुच्ची को हम ढूंढ रहे थे, उसका उदासी, उसका स्ट्रगल, उसका एंथुजियाज्म, उसका ह्यूमर, उसका you know all those nuances जो एक आदमी के अंदर होता है अक्सर, और उसका स्थायी भाव क्या है, उसका जो predominant state of being क्या हो सकता है, because he's a joyous guy, you know, he sings Baba, Black Sheep, Have You Any Mulan, everybody, you know, he goes in the morning and tries to speak in English, good morning, and he made me practice good morning hundreds of times. I still keep saying, as soon as I call him in the morning on the phone, I say, good morning, sir, kaise aap? So, and there are a lot of words which are in English, and I thought Prakash ji was like fun, you know, to create humor. He has put it on. Then one day I went with Prakash ji to the market, and then one person, not the market, I think we were shooting one scene, and one person called me. He did not recognize me, that I'm playing the role.
So he called me aside and asked me, ये प्रकाश झा जी हैं क्या? मैंने कहा हाँ, गिफ्टेड डायरेक्टर है, बहुत गिफ्टेड है. तो गॉड नो, बहुत गिफ्टेड नहीं, गॉड गिफ्टेड डायरेक्टर है. So the usage of English words and all that, and I thought it was like, you know, it was meant to create humor, but it's actually is in the jargon of normal people in Ranchi Shahar and other areas, I'm sure in Jharkhand and Bihar. So not specifically one person, but it's for me, it's an archetype. It's a character of a person, of a struggling person of India. Maybe it represents 50% of our Indian population who is struggling to live their life with a miserable amount of resources. जनरली बुच्ची बहुत माय डियर आदमी है यार. माय डियर है सर. लवली, माय डियर आदमी, लव इट. तो वैसे फिर ट्रेलर देखते हैं हम. फिल्म का कल रिलीज हो रही है, मगर हम इन सब के साथ एक झलकी देखते हैं परीक्षा द फाइनल टेस्ट की. फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1789 से 1799 तक. मोटो? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी. डिफाइन फोर्स. फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल. ये लड़का मेरिट लिस्ट में आ सकता है. सालों से इस मोहल्ला का बच्चा लोग को हम ही ले जाते हैं सफाया. So how's your son, बुलबुल? स्कूल मैडम, बुलबुल डेली स्कूल, मगर सरकारी स्कूल ना, वो सफार तो है नहीं. स्कूल की पढ़ाई ऊंचे पढ़े लिखे लोगों के बच्चों के लिए है. यहाँ तुम्हारा बेटा सेट नहीं कर पाएगा. एक चांस दे दीजिए मैडम. मैडम ये रिक्शे वाले का बच्चा है, फ्रॉम द स्लम्स. हमारे घर के बच्चे क्या मुंह दिखाएंगे? आधे से ज्यादा तो एडमिशन टेस्ट अब में खत्म हो गया. अपना औकात भूल गया रिक्शा वाला. कितना हो गया? सब मिलाकर भी 3000 कम पड़ेगा. इतना हेवी लोन कौन देगा तुमको? सारा रेपुटेशन जीरो. पगलवा सपना देखा है तुम्हारे बाप ने और मौका खड़ा किया है इतना मुश्किल से तुम्हारे लिए. अब अपना मन दबा के रख और वो करके दिखा जो है तुम्हारे अंदर. बुलबुल कुमार कौन है? रिक्शा चलाते हैं उसके फादर, मगर टॉप करता है बुलबुल अपनी क्लास में. बुलबुल कुमार का एडमिट कार्ड कैंसिल होगा. चाहे भूखे रिक्शा खींचे, लेकिन बुलबुल का पढ़ाई से कोनो समझौता नहीं हो सकता. बहुत कठिन परीक्षा है तुम्हारी. ये परीक्षा मत छीनिए हमसे. Excited. Yes, यही मैं जाते जाते आप सबसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ. एक सेंटेंस में आप अपना एक्सपीरियंस परीक्षा में कैसे बताएंगे, और why should we all tune in on the 6th of August to watch this movie? प्रियंका, आपसे शुरू करते हैं, and I'm loving your accent as well. Thank you. That was for me? I couldn't hear Yes, you. that was for you. Yeah. That was for Thank you so much. Actually, my cook helped me, and Mr. Jha also helped me because my cook is Bihari, so all credit goes to him and Mr. Prakash Jha. I'm very excited to share this with my family, to be very honest. अभिनंदन जी, आप बताइए कि परीक्षा एक सेंटेंस में. It is an exceptionally well brought out film. Even if I had not known it earlier, I would have said it belongs to Bihar, the old Bihar. Yes. जी, आदर. Sorry, me? जी. मैं ये कहूंगा कि ऊपरी तौर पर तो ये एजुकेशन को लेकर के हैं, लेकिन अभी आपको मैं जब ट्रेलर देख रहा था और फिल्म में भी मैंने पूरा फिल्म में देख चुका हूं, तो it also talks about the class divide, the feudalism, the patriarchy, all sorts of impediments, in the film. Look at the way the educated people are behaving in the film. They are not even allowing a person who is actually talented to come into the school. So what kind of education that हम लोगों ने किस किस्म के एजुकेशन हमने रिसीव किए, जहां जिसके जरिए और जिसके वजह से हमको अगर जिनके पास कुछ नहीं है उनके प्रति एम्पैथी पैदा नहीं हो रहा है, तो उस एजुकेशन का क्या मतलब है? So it also questions the education, the kind of education we are giving, not who are the ones who are getting education. तो बहुत जरूरी है फिल्म. जी प्रकाश जी.
हम सब ने मिलके एक बहुत अच्छी कहानी बनाई है, कहानी कहने की कोशिश की है, और मेरा लक्ष्य पूरा यही रहता है कि आप फिल्म देखें और उसकी कहानी में उलझ जाएं, आप इसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएं और आप एंजॉय करके जाएं। ये हमारी कोशिश पूरी रहती है। बाकी कुछ और बातें अगर आप लेके घर जाते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती होती है। संजय, मैं भी यही कहूँगा जी, जो एक्सपीरियंस रहा है फॉर मी, अब गोल फिल्म का गोल ऑडियंस तक पहुंचाने का था, वो अब कल पहुंच जाएगा, लेकिन जो तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस मिला फिल्मिंग करते वक्त, वो मेरे लिए मेमोरेबल है। और साथ ही में जो प्रकाश जी ने कहा कि आप फिल्म बनाते हैं क्योंकि आप उसमें इन्वेस्टेड है इमोशनली, फाइनेंशियली, जो भी है, जो भी आपके रीजंस हो सकते हैं। हर फिल्म से हर फिल्म से नहीं, कुछ फिल्मों से आप कुछ ले जाते हैं, और ये वैसी फिल्म है शायद आपके अंदर कुछ जगा दे। और जैसे आपने कोई अच्छी किताब पढ़ी हो या कोई कुछ एक छोटा अवेकनिंग जो कहते हैं, और अभी वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं क्योंकि लोग बाकी चीज़ों में ज़्यादा उलझे नहीं हुए, वो देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो फ़ोन पे भी बेशक हैं, लेकिन हर चीज़ पे वो कमेंट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये एक अच्छा मौका है रिफ्लेक्ट करने का। सो परीक्षा एक अच्छी फिल्म है, और मैं दरख्वास्त करता हूँ जी से कि वक्त भी बता दीजिए कितने बजे वो लॉन्च होगी। रात के 12 बजे लॉन्च होगी कि सुबह 6 बजे लॉन्च होगी। डिफरेंट टाइम जोन्स हैं उनके, ये बताते नहीं है ये लोग, ये बड़ी इट्स नॉट गुड। चुपके से लॉन्च कर देते हैं। देखिए इसमें भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आप एक एहसास होना चाहिए। वो जो है ना यार, मैंने पहला शो देखा, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन का, ओटीटी और सिनेमा, वो सेम डिबेट सेम है जी। आखिरकार शुभम, आपसे पूछना चाहूंगी, किसी ने पूछा है आप क्या बनना चाहते हैं, और मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ जाते जाते, आप हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ, ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आप नहीं कर सकते? रियल लाइफ में सब्जेक्ट्स काफी, जैसे ज्योग्राफी, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ ज्योग्राफी में, स्पेशली मैप वो ड्रॉ करना वगैरह, उसमें मैं काफी अच्छा नहीं हूँ। एंड उसके अलावा सिविक्स, तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। इसके अलावा आई ट्राई माई बेस्ट। एंड मुझे क्या बनना है वो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है। लाइक आई वांट टू टेक पीसीएम, बट उसके आगे मैंने अभी उतना डिसाइड नहीं किया है। आई लीव माई टुमारोज प्रॉब्लम टू टुमारोज मी। ऑसम यार, तुम तो सच में फिलोसोफर हो। वेल डन। सो एक सेंटेंस में, व्हाट इज परीक्षा फॉर यू? द फाइनल टेस्ट, आपका फाइनल टेस्ट है कल? मेरा ऐसे जोक कर रही हूँ। आप बताइए, व्हाट इज परीक्षा फॉर यू? परीक्षा, लाइक दिस मूवी, राइट? Yeah, this movie is an emotional journey and an adventurous journey for me. All right. Thank you so much. All the very best. और जी पूजा जी, एक इंडस्ट्री को एक अच्छा यंग अच्छा एक्टर मिल रहा है, टैलेंट मिल रहा है। हाँ जी। Yes, and thanks to अच्छा है, बच्चा बहुत बढ़िया काम किया है। Yes. Thank you everybody. Thank you so much. Everybody has done so well, and for your cooperation, for your love. Thank you. Love you all. Thank you sir. हम सबको कहना चाहते हैं 6 अगस्त Z5 पे परीक्षा द फाइनल टेस्ट जरूर लीजिए, अपनी परीक्षा भी याद आ जाएगी। Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. Take care. Adil, Priyanka didn't get to say hi. Hello. Bye bye everybody. Take care. Bye-bye. All the very best. Thank you sir. Bye bye. Bye. देखो ये